गुड मॉर्निंग क्लास। संस्कार क्लासेस चिड़ावा में आपका स्वागत। अभी हमारी जनरल साइंस की क्लास चल रही थी, तो डियर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा आपको, आज का जो हमारी क्लास रहेगी मीन्स अप्रोक्सीमेट 2 लेक्चर रहेंगे हमारे, 2 क्लासेस रहेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस के लिए भी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीड क्लासेस के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विशेष रूप से देखना है, क्योंकि लगभग कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे हों, यदि मैं बात करूँ लास्ट टाइम जो रेलवे लोको पायलट का एग्जाम हुआ था, रेलवे ग्रुप 2 का हुआ था, उसमें इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन साइंस में जरूर आए थे। और उसी के बाद इस टॉपिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी रखी है कि जनरल साइंस में इस पर पूछा गया। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? पीरियोडिक टेबल। ध्यान से समझेंगे इसको। पीरियोडिक टेबल, या फिर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? आवर्ती सारणी। आवर्त सारणी या फिर क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो अब यदि हम पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी की बात करें तो इससे समझने से पहले हम कुछ पार्ट देखेंगे कि जैसे हम एक क्लास होती है, क्लास के दौरान या फिर एग्जाम के दौरान जब भी हम स्टूडेंट्स को असेंबल करते हैं तो अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू नेम्स भी करते हैं कि अल्फाबेटिकली हम नेम के अकॉर्डिंग कर दिया, ABC जैसे भी होता है वो। दूसरा पार्ट क्या हो गया? रोल नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तीसरा एनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम असेंबल कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज जो पीरियोडिक टेबल थी या पीरियोडिक टेबल से पहले भी एलिमेंट्स को जचाने के लिए या फिर उसको असेंबल करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी राय दी। तो सबसे पहले मैं आवर्त सारणी के बारे में बताऊं तो हमारे पास जितने भी तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमें असेंबल करना होता है। असेंबल की यदि बात करूं तो जचाना होता है। वो जचाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग नियम दिए। फिर कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने पीरियोडिक टेबल उसको नाम दिया, जिसे पीरियोडिक टेबल का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। उसके बाद फिर आधुनिक आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बनाई गई। इन सभी को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, प्लस प्रत्येक साइंटिस्ट के बाद मीन्स जो उसने थ्योरी दी थी, जो उसने सिद्धांत दिया, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। इस टॉपिक को विशेष समझना है, क्योंकि ये 2 क्लासेज या मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेज का ये टॉपिक रहेगा और ये कम से कम आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कर देगा जनरल साइंस के रूप में। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो एक सिद्धांत आया था जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत की यदि मैं बात करूं तो इसको हम ट्राइड्स भी बोलते हैं। ट्राइड्स की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था? डोबे राइनर। क्या था? डोबे राइनर। और डोबे राइनर ने आते ही एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था? त्रिक सिद्धांत। अब यदि मैं बात करूं तो मैंने केवल 2 वर्ड्स ही लिखे हैं और इन्हीं के ऊपर भी क्वेश्चंस बने हैं। लास्ट ईयर भी मींस जो कंपटीशन के एग्जाम हुए थे, लोको पायलट हुए थे, उसमें भी बने थे और इसमें भी कि सबसे पहला पॉइंट क्या था क्वेश्चन का? कि सबसे पहले एलिमेंट्स तत्वों को जचाने के लिए कौन से साइंटिस्ट ने सिद्धांत दिया? आंसर क्या था? डोबे राइनर। क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। मैं ऑप्शन के साथ आपको बताता हूं इस पॉइंट में। ये ऑप्शन दे दिया उन्होंने डोबे राइनर, बी ऑप्शन दे दिया न्यूलैंड, सी ऑप्शन दे दिया आपको मेंडलीव और डी ऑप्शन आपको दे दिया हेनरी मोसले। क्योंकि ये चारों के चारों साइंटिस्ट कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल से रिलेट करते हैं और पीरियोडिक टेबल से रिलेट करते हैं, इसीलिए केवल और केवल जो एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूजन करता है। तो क्या हो गया? सबसे पहला पॉइंट क्या था कि त्रिक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? डोबे राइनर। या फिर तत्वों को या फिर एलिमेंट्स को असेंबल करने का कार्य सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? डोबे राइनर ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिक सिद्धांत। क्लियर हो गया? अब यदि मैं इसकी बात करूं तो त्रिक सिद्धांत की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन हमने काफी जगह खोज करके एक चीज देखी है कि लगभग वो समय कब का था?
1829 के लगभग क्या दिया था, त्रिक सिद्धांत दिया था। किसने? डोबेराइनर ने। त्रिक सिद्धांत के समय, डोबेराइनर के समय लगभग कितने तत्व प्रेजेंट थे प्रकृति में, तो उनकी संख्या कितनी थी? 33। ध्यान रखें, ये जो मैंने डाटा बताया है ना, आपको एग्जैक्ट के लगभग डाटा बताया है, क्योंकि काफी लेक्चर्स देखे होंगे आपने, टीचर्स के भी लिए होंगे, उस टाइम पे इसको बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं किया गया, इसलिए मैं बताता हूं कि त्रिक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? डोबेराइनर ने। कब दिया था? लगभग 1829 में। उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? लगभग कितनी थी? 30। अब त्रिक सिद्धांत को मैं क्लियर करता हूं कि उसने 3-3 तत्वों के समूह बनाए। कितने? 3-3 तत्वों के समूह बनाए, मीन्स उन्होंने ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट्स का। उसने क्या लिया? जैसे हमने ले लिया A, B, C, तो उसने क्या बताया कि पहले का जो परमाणु भार है और तीसरे का परमाणु भार है, उसका एवरेज किसके बराबर है? दूसरे के लगभग बराबर। समझ में आया? क्वेश्चन ये भी बना था कि त्रिक सिद्धांत किस फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है? किस पे करता है? परमाणु भार। किस पे करता है? परमाणु भार। किसका परमाणु भार? किसी भी तत्व के परमाणु भार। क्या बताया था उन्होंने कि पहले 3-3 तत्वों के समूह बताए, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइड्स बोलते हैं, जिनको डोबेराइनर ट्राइड्स के नाम से भी जाना जाता है। 3-3 तत्वों के समूह बनाए कि पहले का और तीसरे का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा? बीच वाले के बराबर। तो मींस क्या हो गया? पहले का और तीसरे का जो औसत परमाणु भार होगा वो लगभग 20 वाले के बराबर होगा। वही क्या था? त्रिक सिद्धांत। क्लियर हो गया? अब यदि मैं बात करूं कि एक त्रिक सिद्धांत, सॉरी एक ट्राइड्स का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम, दूसरा हो गया हमारे पास लिथियम, सोडियम, और तीसरा क्या हो गया हमारे पास? पोटेशियम। अब इसका और इसका परमाणु भार किसके बराबर होता है? तीसरे के बराबर होता है। तो क्या हो गया हमारे पास? इसका होता है 6, इसका होता है लगभग 22 और इसका होता है 39। तो उसने क्या बताया? 6 + 39/2 क्या हो गया? 45/2, और ये किसके बराबर हो गया? लगभग 22.5। तो पहले का और तीसरे का औसत परमाणु भार किसके बराबर होता है? बीच वाले के लगभग बराबर होता है। इज इट क्लियर? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें 2 से 3 लेक्चर लेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करो। पहला पर्सन के अकॉर्डिंग अब इसको हम पॉइंट्स को देख रहे हैं कि तत्वों को जचाने के लिए सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने अपना नियम दिया? तो किस साइंटिस्ट ने दिया? डोबेराइनर ने। कब दिया? 1829 में। डोबेराइनर के समय प्रकृति में कुल कितने तत्व उपस्थित थे? कितने थे? 33। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिक सिद्धांत में कितने तत्वों का समूह बनाया? 3। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिक सिद्धांत किसके ऊपर आधारित था? किस पे आधारित था? परमाणु भार। कि पहले का परमाणु भार, तीसरे का परमाणु भार का जो औसत परमाणु भार होगा वो बीच वाले के बराबर होगा। इसलिए हमने एक ट्राइड का एग्जांपल लिया है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा? सोडियम के एटॉमिक मास के लगभग क्या होगा? बराबर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये तो थे इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कि सबसे पहला किसने दिया? डोबेराइनर ने। दूसरा पॉइंट क्या दिया कि उसने 3-3 तत्वों के समूह बताए, जिसे डोबेराइनर ट्राइड्स के नाम से भी जाना जाता है। उसका एग्जांपल हमने लेके इसको सेट किया है। नेक्स्ट क्या थे कि इसके ड्रॉबैक्स रहे हैं। ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसकी कुछ कमियां रही हैं, ड्रॉबैक्स रहे हैं। वो कमियां क्या थी? कि उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि त्रिक सिद्धांत उस समय उपस्थित भी सभी तत्वों पर लागू नहीं होता था, क्योंकि कुछ ट्राइड्स ऐसे होते थे, कुछ ही ट्राइड्स बने थे, मींस 3 से 4 ट्राइड्स बने थे, उसके बाद उन ट्राइड्स पे वो लागू नहीं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्टेव रूल। क्या आता है? ऑक्टेव रूल, या फिर इसी की बात करें हम कि इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। क्या बोलते हैं? अष्टक। ऑक्टेव रूल या फिर क्या हो गया? अष्टक नियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट। तो डोबेराइनर के बाद जो दूसरा नियम आया था वो क्या था? अष्टक नियम। कब आया था वो? लगभग 1865 में। 1865 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था? न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड। ये साइंटिस्ट ने 1865 में एक नियम दिया था। कौन सा दिया था? अष्टक नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मींस अब तक
पीरियोडिक टेबल चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था कि न्यूलैंड के समय प्रकृति में कुल कितने तत्व प्रेजेंट थे, कुल कितने तत्व प्रेजेंट थे, 56। ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा बार रिपीट क्यों हुआ, क्या रीजन रहा कि यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ। लेकिन इसको ध्यान में रखें कि न्यूलैंड के समय प्रकृति में कुल कितने तत्व प्रेजेंट थे, 56। कब दिया था ये, 1865 में। किसने दिया, न्यूलैंड ने। कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम। यदि मैं अष्टक नियम का जिक्र करूं तो उसने क्या बताया कि कोई भी तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता रखेगा। किसमें रखेगा, गुणों में समानता रखेगा। मीन्स एनी एलिमेंट मैच देयर प्रॉपर्टी विद इट्स 8th एलिमेंट। मीन्स अपने से 8वें तत्व के साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों में मैच करेगा। किसके ऊपर, अपने से 8वें तत्व पे। इसलिए इसका नाम क्या दिया, अष्टक नियम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसके ऊपर आधारित था ये भी किसके ऊपर आधारित था, परमाणु भार के। क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या रह गया कि उस समय कि हमारे पास परमाणु भार के अकॉर्डिंग कितने 56 तत्व प्रेजेंट थे। उसमें क्या था कि अपने से 8वें नियम के ऊपर प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अष्टक नियम के समय फर्स्ट तत्व क्या था, हाइड्रोजन, और लास्ट तत्व क्या था, थोरियम। अष्टक नियम के समय इन 56 तत्वों में क्या था, फर्स्ट हाइड्रोजन और लास्ट क्या था, थोरियम। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है। क्यों डाला है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेटिंग ले रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। मींस क्या था, क्वेश्चन पूछ भी ले कि न्यूलैंड के समय, अष्टक नियम के समय 56 तत्वों में से अंतिम तत्व कौन सा था, तो कौन सा था, थोरियम। याद रखें। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, फिर एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि अष्टक नियम में क्या था कि सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने। अष्टक नियम तत्वों को असेंबल करने वाला कौन सा नियम था, दूसरा नियम था। किसने दिया था, न्यूलैंड ने। कब दिया था, 1865। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगी कि न्यूलैंड के समय या फिर अष्टक नियम के समय कुल कितने तत्व प्रेजेंट थे, तो कितने थे, 56। 56 तत्वों में से प्रथम तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन, और लास्ट तत्व कौन सा था, थोरियम। नेक्स्ट पॉइंट किसके ऊपर आधारित था, परमाणु भार पे। और नेक्स्ट पॉइंट आए तो इन तत्वों को जचाया कैसे गया, परमाणु भार के कौन से क्रम में रखा गया, बढ़ते क्रम। मींस बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया कि पहले सबसे कम परमाणु भार वाले और उसके बाद उससे ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों को देखा। उसके साथ साथ मैं अब ये क्लियर करूंगा कि 56 तत्वों के बारे में बार बार क्यों पूछा गया क्वेश्चन, कि क्या था, न्यूलैंड ने एक बात बताई थी कि प्रकृति में कितने तत्व हैं, 56 उस समय। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी चीज कंफर्म कर दी थी कि मींस ये दावा किया था कि 56 प्रकृति में कुल तत्व कितने हैं, 56, इससे ज्यादा तत्व हो ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी थ्योरी में, अपने नियम में ये चीज भी लिखी थी कि जितने 56 तत्व प्रकृति में प्रेजेंट हैं उतने ही तत्व रहेंगे, उससे ज्यादा प्रकृति में तत्व नहीं रहेंगे। तो क्या रह गया कि ऑक्टेव रूल, अष्टक नियम 1865 में किसने दिया, न्यूलैंड ने। कुल तत्व कितने थे, 56। किसके ऊपर थे, परमाणु भार, और परमाणु भार का कौन सा क्रम था, बढ़ता क्रम। फर्स्ट तत्व क्या था, हाइड्रोजन, और लास्ट तत्व क्या था उस समय, थोरियम। नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाली बात क्या है इसमें, कि इसमें न्यूलैंड ने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि प्रकृति में कुल 56 तत्व हैं, इससे ज्यादा तत्व नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट वही आता है कि हमने जैसे त्रिक सिद्धांत पढ़ा था उसकी कुछ कमियां रही थी, सेम एज इट इज यहाँ पे भी ऑक्टेव रूल की भी कुछ न कुछ हमारे पास कमियां रहेंगी। तो हमारे पास क्या था कि अष्टक नियम की कमियां, अष्टक नियम की कमियां। यदि मैं यहां से बात करूं कि अष्टक नियम की, ऑक्टेव रूल के ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे थे, तो सबसे पहला कि हाइड्रोजन को उन्होंने कोई निश्चित स्थान नहीं दिया कि हाइड्रोजन का स्थान क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि यह अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक लागू होता था। कहां तक लागू होता था, कैल्शियम तत्व तक लागू हुआ, उससे बाद ये लागू नहीं हुआ। केवल कैल्शियम तत्व तक लागू हुआ, क्या हुआ, अष्टक नियम। मीन्स उन्होंने जैसे ही बताया कि कोई भी तत्व अपने से 8वें तत्व, यदि मैं बात करूं कि हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ मैच करेगा, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन से 8वां तत्व क्या आता है, फ्लोरीन।
ऐसे ही उन्होंने केवल ये बताया था कि अष्टक नियम में कोई भी तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता रखेगा। उसकी कमियों के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अष्टक नियम किस तत्व तक लागू हुआ, किस तक हुआ, कैल्शियम तक। क्लियर हो गया अष्टक नियम। और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि इसके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन भी क्या रहा है, न्यूलैंड ने कह दिया था कि प्रकृति में कितने तत्व हैं, 56। लेकिन जैसे ही आगे और तत्वों की जैसे ही खोज हुई तो यह नियम फिर से क्या हो गया, लैप्स हो गया। समझ आया कि उसने बताया था कि अष्टक नियम की कमियों में सबसे पहली कमी क्या रही थी कि वो क्या था, हाइड्रोजन का कोई भी स्थान नहीं था। दूसरा क्या था कि अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूलैंड ने एक चीज का दावा किया था कि प्रकृति में कुल तत्व 56 है, लेकिन फिर भी नए तत्वों की खोज हुई तो उस समय अष्टक नियम भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब हमारे पास यदि मैं बात करूं कि हमने आवर्त सारणी को शुरू किया था, आज के लेक्चर के लिए मैं ज्यादा नहीं देते हुए केवल इतना ही कहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर क्षेत्र के लिए। कैसा भी एग्जाम देने के लिए जाओ आप, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है आवर्त सारणी, क्योंकि अभी तक आवर्त सारणी का तो नाम भी नहीं आया है, फिर भी हमारे 2 साइंटिस्ट आ चुके हैं। पहला साइंटिस्ट हमारा डोबेराइनर त्रिक सिद्धांत, दूसरा साइंटिस्ट हमारा न्यूलैंड और अष्टक नियम। दोनों की हमने कमियां भी पढ़ी है, दोनों ने हमें क्या बताया था उसके बारे में भी पढ़ा है। थैंक यू।